जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बोलते, जो पिछले टॉपिक में था, मैंने आपको हिंदी का लेक्चर दिया था उसमें, ठीक है। हिंदी का पोर्शन दिया था जो उत्तराखंड में पूछा जाता है, कितने मार्क्स का है और कौन कौन से लेसन से क्या क्या पूछा जा सकता था, वो मैंने आपको कल डिटेल दे दी थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंफर्म कराया था कि जो उत्तराखंड का है सिलेबस, उसमें 20 मार्क्स की हिंदी मिसलेनियस पोर्शन में, जैसे आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और कंप्यूटर, करंट अफेयर और प्लस रीजनिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था 40 मार्क्स की वो आती है और 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, जिसमें क्या बोलते, जो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें उत्तराखंड में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक्स इनके इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस 2020 के अकॉर्डिंग, जो ये वैसे बेसिकली मैंने जो SSC.uk.gov.in से इसकी ये सिलेबस निकाला है, ठीक है। चाहे तो आप वहाँ पे जाके इसका PDF अपलोड कर सकते हैं, आपको ये सेम चीज़ ही मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उत्तराखंड का, ठीक है। ये 40 मार्क्स का उत्तराखंड पूछा जाएगा आपका, जिसमें क्या बोलते, सबसे पहले मैं बात करूं तो उत्तराखंड में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो याद रखना, इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा भौगोलिक परिचय, ठीक है। सपोज़ किसी भी देश को जानने के लिए सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ का विस्तार, वहाँ की नीति, वहाँ का फिजिकल जोग्राफी, वहाँ की पॉलिटिकल जोग्राफी क्या है, ठीक है। तो उसी तरह हम अगर अपने राज्य को देखेंगे तो उसमें भी हमें ये सब देखना पड़ता है, जो उसका फिजिकल डिवीज़न है, जो उसका पॉलिटिकल डिवीज़न है, ठीक है। कौन सी सीमाएँ कहाँ तक टच होती है और कितना उसका अंशांशीय है, कितना देशांतरी है, ठीक है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो क्या बोलते दूसरे राज्यों से टच होते हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल दूं आपको, तो भौगोलिक परिचय में सिंपल कहता हूं कि क्या बोलते, जैसे सपोज इसका अक्षांश देख लो, देशांतर देख लो, ठीक है। अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे, साउथ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो 358 है, और ऐसे में जाओगे तो 320 है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं कि क्या बोलते, इसका उत्तरी अक्षांश कितना है तो 2.44, और देशांतरीय कितने हैं 3.28, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम आगे, तो उसमें आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर जो आजकल के है, हमारी तरह स्टूडेंट्स है, वो काफ़ी तेज़ होते हैं उस काम में, कि उसने पता रहता है कि बच्चे कैसे फंसते हैं उसमें, ठीक है, एग्ज़ाम में, कि उनको कैसे फंसाया जा सकता है। वो तो सबको पता ही है कि क्या बोलते हैं, कौन सा ज़िला कहाँ पे है, ठीक है, और कौन उससे सीमाएँ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि जो हमारे ज़िले हैं ना, जो हमारे 13 ज़िले हैं, वो वे ना पूछ के जो उनसे बाहर स्टेट के ज़िले जो कंबाइन करते हैं, तो उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सपोज जैसे यूपी है, यूपी हमसे टच करता है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा उत्तराखंड का राज्य है जो उससे सीमा बनाता है, तो उधम सिंह नगर। सबसे कम कौन है तो नैनीताल, ठीक है। तो इस तरह का विभाजन होता है इसमें, ठीक है, भौगोलिक में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, तो उसमें मिलेगा आपको कि जो हमारे हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। सपोज मैं बात करूँ गंगा की, गंगा, फिर उसके ऊपर गंगा के उत्तर में कौन है तो आपका तराई, फिर उसके उत्तर में कौन है भाबर, फिर ठीक है, फिर कौन है शिवालिक, फिर उसके उत्तर में दूंदवार, फिर उसके ऊपर मिडिल हिमालय, फिर उसके ऊपर ग्रेटर हिमालय, फिर उसके ऊपर या हिमालय के पार अगर मैं कहूँ तो वो आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। और इनकी भी आपको काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसमें क्या है कि शिवालिक इंपॉर्टेंट है, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो उसमें अगर देखोगे तो शिवालिक हिमालय, जिसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत, ठीक है, 700 से 1200 तक इसके मीटर की ऊंचाई है, और इसको प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है, और नए जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर चलता हूँ मैं, दूनद्वार, जहाँ आपका कोटा दून, पातली दून और ये आपका देहरादून सब क्षेत्र आते हैं इसमें, ठीक है, मंडारा क्षेत्र सब इसी में। फिर उसके बाद चलो आगे मिडिल हिमालय में, तो इसकी हाइट में अगर कहूँ आपको तो 1200 से लेकर 4500 के बीच में है। और इसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं, जितने आपके ताल है, जैसे भीमताल, नैनीताल और नौकुचिया ताल और सात ताल, पूना ताल, सूखा ताल, श्यामला ताल, वो सब इसी में इंक्लूड करते हैं। और जितनी आपकी टूरिस्ट प्लेस है सब की सब यहीं पे है, ठीक है। 1200 से 4500 मीटर इसकी हाइट है, और धूतातोली, पामीर का पठार सब इसी में है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलूँ मैं ग्रेटर हिमालय में, तो जितने आपके क्या बोलते हैं मंदिर हो गए, जो प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और जो आपके मंदिर है सब इसी में आते हैं ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। जितने पासिस होते हैं, पासिस बुग्यालों, पशु चारकों का स्वर्ग शायद उसमें वो मिडिल हिमालय में है, ठीक है। और फिर मैं ट्रांस हिमालय में चलूँ तो ट्रांस हिमालय में क्या होगा आपका कि जितने आपके पासिस होते हैं, ठीक है, लिपुलेख, दारमा, व्यास, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। नीतिमाणा, किंगरी, बिंगरी, तो वो सब ट्रांस हिमालय में आते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है काफ़ी डीप, ठीक है। ये तो हो गया हमारे भौगोलिक परिचय, ठीक है। पर्वत मैंने आपको बता दिया। फिर चोटियाँ जितनी लंबी, मतलब जैसे सपोज मंदिर हो गया, हिमालय हो गया, उनकी कभी कभी चोटियाँ पूछी जा सकती है, ठीक है। और कौन सा ज़िले में स्थित है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये चोटियाँ हो गई, ठीक है। हिमनद, ग्लेशियर सब कुछ, ठीक है।
कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ये कहाँ पे किस राज्य में हाइट, ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद झीलें, ठीक है, झीलें आप याद कर लीजिएगा। फिर आए उत्तराखंड आंदोलन, ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड आंदोलन की बात करूँ तो आपको इसमें मैंने आपके लिए बनाया था उत्तराखंड आंदोलन में, जैसे सपोज़ अगर मैं उत्तराखंड आंदोलन की बात करूं, ठीक है, देखो आपको जैसे पता ही है कि राज्य निर्माण से पूर्व की यहाँ पे काफ़ी आंदोलन हुए इस राज्य को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। तो अगर मैं चाहे वो मैती आंदोलन हो कल्याण सिंह रावत का 1996 वाला, चाहे वो कुली बेगार आंदोलन हो 1921 का, चाहे वो क्या बोलते आपका चिपको आंदोलन हो, चाहे कुली एजेंसी रवाई कांड हो, तिलाड़ी कांड हो 23 अप्रैल 1930 को, या फिर 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड, ठीक है, वो हो, और या फिर क्या बोलते गणदेश सेवा संघ हो, उत्तरांचल परिषद हो, उत्तराखंड परिषद हो, और आपका जितने भी यहाँ डोला पालकी आंदोलन हो गया, ठीक है, नशा नहीं रोजगार दो, मैती आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन, ये कुछ प्रमुख यहाँ पे हुए हैं। और इन आंदोलनों के आप बारे में पढ़िएगा, क्योंकि ना ये कहीं ना कहीं हमारे ना राज्य से जुड़े हुए हैं और इसमें पता चलता है लोगों को कि कितना वो हमारे राज्य को बनाने के लिए कितने उन्होंने संघर्ष किया है, ठीक है। चाहे वो महान विभूतियाँ हों जिन्होंने हमारे उत्तराखंड बनाने में काफ़ी सहयोग दिया है और अपनी जीवन को उसमें निर्वाह कर दिया है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड आंदोलन ये सारे पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद चलते उत्तराखंड पत्रकारिता। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता ही है क्या बोलते 1842 में सबसे पहला अखबार जॉन मैकिनन के द्वारा हिंदी वो इंग्लिश अखबार, ठीक है, द हिल्स का प्रकाशित होता है, ठीक है। फिर उसके आगे चलोगे आप 1870 में क्या बोलते हैं डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, ठीक है। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना में ही क्या बोलते एक प्रस्ताव आता है विलियम म्यूर के द्वारा, जो उसे बुद्धि बल्लभ पंत जी को बोलते हैं, बुद्धि बल्लभ पंत जिनको हम बोलते हैं गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हो 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हो जाता है विलियम म्यूर के कहने से, ठीक है। तो इसके संपादक बदलते रहते तो सडनली एक टाइम आता है 1913 का, जब क्या बोलते बद्रीदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और अध्यक्षता में क्या होता है कि क्या बोलते हैं जैसे वो 1913 में इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो क्या बोलते हैं वो जो कुरीतियाँ हैं ब्रिटिशरों की और जो उनकी ना मतलब जो उनका शासन था, जो उसका जो गरीब जो उत्तराखंड की प्रजा पे उनका शोषण कर रहे थे, उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हो। चाहे वो वन आंदोलन हो, चाहे वो कुली बेगार आंदोलन हो, ठीक है, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जो उनकी बेकार चीज़ें थी उनके बारे में उस अखबार में लिखना बंद कर देते। तो सडनली क्या होता है कि 1918 में वो अखबार कर देते हैं बंद। कौन सा? ये वाला कौन सा अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। फिर 1918 में क्या होता है कि बद्रीदत्त पांडे अपना एक दूसरा पत्र निकालते, शक्ति मासिक पत्र था जो, ठीक है। तो शक्ति हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पत्रकारिता का दौर यही चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका गढ़वाल समाचार आएगा 6 मई 1905 को, ठीक है। फिर और उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अखबार था गढ़वाल समाचार, ठीक है। फिर उसके बाद गढ़वाली आएगा 6 मई 1905। गढ़वाल समाचार आपका 1902 में प्रकाशित हुआ था। और फिर आगे बात करूँ मैं तो उत्तराखंड संस्कृति, ठीक है। उत्तराखंड संस्कृति में बेसिकली देखो यहाँ के रिवाज, पहनावा और जो यूज़ होते हैं, जैसे सुशील वाद्य यंत्र हो गया, तांत्र वाद्य यंत्र हो गया, और उसमें क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे ढोल, दमाव, हुड़का, हुड़क, डमर, ढपली और आपका हारमोनियम, ठीक है। इनकी कैटेगरी होती है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र कहाँ पे आते हैं, तो वो आपको इसमें पढ़ना है उत्तराखंड संस्कृति में और वाद्य यंत्र में, ठीक है। उत्तराखंड संस्कृति में ये देख लीजिए आप, जितनी आपकी 5 ट्राइब्स है, ठीक है, भोटिया, थारू और बोक्सा और राजी और जौनसारी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनकी लिटरेसी रेट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कौन सी जाति कहाँ रहती है, कौन से हिमालय क्षेत्र में रहती है, शिवालिक में कौन रहती है, और ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय में, और इसमें बेसिकली यही था वाद्य यंत्र में, ठीक है। फिर लोकगीत भाषा बोली, ठीक है, गढ़वाली कहावतें या फिर गढ़वाली मुहावरे या फिर कुछ ऐसा रिलेटेड की क्या बोलते हैं, आपको नाम दे देंगे और पूछेंगे इसका रिश्ता इससे क्या है, मतलब जैसे दाजू क्या कहते हैं, ठीक है, और कैंजा को क्या कहते हैं, ठीक है, कैंजा का कुमाऊनी भाषा में अर्थ होता है मौसी, ठीक है। फिर उसके बाद गढ़वाल में जन जागरण सभाएँ, ठीक है। तो अगर मैं जन जागरण सभाएँ की बात करूँ आपसे, तो देखो आपको पता ही है कि अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले जातीय सभा बनी थी 1904 में, ठीक है, सरोला सभा 1904 में तारादत्त गहलोत ने, ठीक है। और इसी प्रयास से क्या बोलते गढ़वाल में अनेक विभिन्न सभाएं बनी। चाहे मैं बात करूं गढ़वाल हितकांडी सभा, गढ़वाल यूनियन सभा 1901 में तारादत्त गहलोत ने। फिर उसके बाद नशा नहीं रोजगार दो, ठीक है, और गौरक्षिणी सभा
ठीक है। उसके बाद में अगर गढ़वाल भातृ मंडल जो 1907 में लखनऊ में मथुरा प्रसाद नेतानी द्वारा स्थापित थी, जिसके 2 डिवीजन हुए थे 1908 और 1913 में, ठीक है। और फिर आगे चलूँ मैं, इसके बाद तो इसके बाद गढ़वाल फिर जब विलय हो जाता है गढ़वाल सभा का, किसमें, जब गढ़वाल भातृमंडल और गढ़वाल यूनियन का, जब वहाँ के जो धनाढ़ व्यक्ति थे, जो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो बोलते अगर हम इतनी सभाएं बनाएंगे तो ये तो वैसे ही एकता वैसे ही हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो उनसे बढ़िया है कि एक सभा बनाओ और उसमें ही सबका भला सोचो। तो गढ़वाल सभा, यही सभा बनी थी 16 फरवरी 1914 को। और फिर वहाँ डिसीजन लिया गया, क्या बोलते जितने भी समस्याएं हैं जो है इसमें सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, 16 फरवरी 1914 को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गढ़वाल भातृमंडल का सर्वोदय सभा हो गया, गढ़वाल यूनियन हो गया, गढ़वाल हितकांडी सभा हो गया, और ये सब हो गया, ठीक है। और जिले 13 जिले हैं, ठीक है, उनकी क्या खासियत है, और जो 13 जिले उनके बारे में आपको पढ़ना क्या है कि सपोज़ जैसे मैं तुंगनाथ ले लूँ, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, और शिव और पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था, त्रिजुगी नारायण मंदिर में, ठीक है, और आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। लक्ष्मीश्वर मंदिर कहाँ पे है, ठीक है। याद रखना 13 डिस्ट्रिक्ट में से जो आपका सपोज वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो मंदिर पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि किसने निर्माण कराया था, ठीक है, कौन से ज़िले में, ठीक है, उस ज़िले का जो प्रमुख ऐतिहासिक इतिहास रहा होगा किसी चीज़ से, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, ठीक है, और वो कौन सी शैली में, ठीक है, ये पूछा जाता है ज़िलों में से, ठीक है। फिर उत्तराखंड कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे तो मैं बोलूँगा आपको इसको वेरी वेरी IMP लगा दीजिएगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, उत्तराखंड कमिश्नर जैसे आपको पता ही है, क्या बोलते हैं, गोरखा शासन 25 वर्ष कुमाऊँ का और 10.5 वर्ष गढ़वाल का, ठीक है। 1790 में आ जाते हैं, एक छोटे से युद्ध में हवाला बाग के क्या बोलते हैं, महेंद्र चंद को कर देते हैं परास्त, ठीक है, और महेंद्र चंद को कर देते हैं परास्त। उसके बाद क्या सोचते हैं कि हमने कुमाऊँ को तो जीत ही लिया है, तो फिर क्या बोलते हैं, हम गढ़वाल को भी जीत लेते हैं। तो 1791 में कर देते हैं गोरखा आक्रमण, कहाँ पे, गढ़वाल में, ठीक है। और गढ़वाल में आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि वो लंगूरगढ़ एक जगह पड़ती है श्रीनगर में, वहाँ रुक जाते हैं। क्योंकि उसका कारण था, उसका कारण ये था कि जो लंगूरगढ़ पड़ता है वो हमारा श्रीनगर में पड़ता है, तो वहाँ से क्या बोलते हैं कि चाइना जो है वो नेपाल पर अटैक कर देता है। नेपाल पर अटैक करने के बाद अपने देश की रक्षा तो सबसे पहले है ना, तो वो आधे सैनिक तो वहीं चले जाते हैं और आधे फंस जाते हैं लंगूरगढ़ में, ठीक है। फिर वहाँ संधियाँ होती है प्रद्युमन शाह और गोरखा शासक के बीच, ठीक है। कुछ संधिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। सपोज जैसे क्या बोलते हैं, आप 25,000 रुपये प्रति सालाना इन नेपालियों को दोगे, गोरखा शासक को दोगे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि एक नेपाली एम्बेसडर श्रीनगर में रहेगा, ठीक है, और कोई भी मतलब ऐसा गलत काम नहीं करोगे, ठीक है, तो गोरखा शासन में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपको पता ही है, क्या बोलते हैं, सुदर्शन शाह कनखल हरिद्वार में रहते हैं, वो मदद लेते हैं किससे, ब्रिटिशरों से। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि ब्रिटिशर गोरखाओं से युद्ध करते हैं और संगौली की संधि होती है उसके पश्चात, और क्या बोलते हैं, ये जो सारा क्षेत्र था ये ब्रिटिशरों के अधीन हो जाता है। तो ब्रिटिशरों के अधीन हो जाता है, तो उसके बाद कमिश्नर भी बैठेंगे यहाँ पे, है ना, कमिश्नर भी बैठेंगे। तो कमिश्नर बैठते हैं, तो 3 मई 1815 को क्या होता है कि आपका जो कर्नल गार्डनर होते हैं वो यहाँ पद पे आश्रित हो जाते हैं, ठीक है। और आश्रित होने के बाद वो 6-7 महीने रहते हैं, 6 आई थिंक 9 रहते हैं, कभी किसी बुक में 6 लिखा है, किसी में 9 लिखा है। तो आश्रित होने के बाद क्या होता है कि उनको नेपाल भेज दिया जाएगा एज अ पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। और फिर क्या होता है कि उसके बाद उनका जो असिस्टेंट कमिश्नर था विलियम ट्रेल, ठीक है, वो यहाँ का सब कुछ देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको विलियम ट्रेल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, 1816 से 35, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लूशिंगटन, टॉमस लूशिंगटन 1838 से 1848 तक, ठीक है। 1848 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका देखो 1914 वाला और 1914 से लेकर 1924, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो जितने आपके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं ना, जितना नेशनल मूवमेंट हुए वो इसी दौरान हुए हैं। अगर मैं बात करूं 1914 की, ठीक है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 1915 में क्या बोलते हैं, गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। इसी वजह से हम क्या मानते हैं, 9 जनवरी 2015 को हम क्या 9 जनवरी 1915 को हम मानते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। और जब गांधी जी आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, इंडिया में, तो सडनली 3 मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, आपको बता ही रखा है मैंने। 1917, 18, फिर 1919 में क्या होता है, रिवोल्ट एक्ट हो जाता है। फिर रिवोल्ट एक्ट होने के बाद होता है जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड ये सब लाइन सीरीज से है, चाहे आप 1914, 15, फिर 17, फिर 18, फिर 18, फिर 1919 में क्या हो गया, रिवोल्ट एक्ट हो गया, फिर जलियांवाला बाग कांड हो गया, फिर 1920 में क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद,
ठीक है, कौन सा मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, फिर 1924 में वो आपका HRA की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 1914 से लेकर 1924 तक का समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारे कमिश्नर थे तुम्हारे ये फिशर, ठीक है, आपके नहीं सॉरी पर्सी विंडम थे 1914 से 24 तक। ठीक है, फिर आगे चलोगे आप 1914 से 24 पढ़ लिया, फिर उसके बाद 25 से 31 तक, 1925 का 31 तक। ठीक है, एनसीएस टाइप थे, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उस टाइम। तो उसमें था आपका एक तो तिलाड़ी कांड 30 मई 1930, और सेकेंडली था आपका वो था आपका रवाई कांड। ठीक है, 23 अप्रैल 1930। ठीक है, और फिर इसके बाद 1925 31 हो गया, फिर इस तरह चलता रहता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि कुमाऊं कमिश्नर जब 1946 से 47 की बात आती है तो W फिनले रहते हैं लास्ट कमिश्नर। ठीक है, फिर उसके बाद जब स्वतंत्र हो जाता है तो हमारे KL मेहता जी वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह पढ़ना है आपको ये सब। ठीक है, उत्तराखंड कमिश्नर हो गया। ठीक है, फिर कुमाऊं परिषद के डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जैसा आपको पता ही है, अल्मोड़ा कांग्रेस कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। ठीक है, फिर इसके 5 अधिवेशन हुए थे, 1917, 18, 19, 20, 21 और 26, 6 अधिवेशन हुए थे सॉरी। ठीक है, 1917, 18, 19, 20, 21, 26। ठीक है, पहले अधिवेशन की बात करूं मैं तो अगर मैं पहले अधिवेशन की बात करूँ, अल्मोड़ा में हुआ था जो क्या था आपका जयदत्त जोशी ने। ठीक है, 1917 में। ठीक है, और 1918 में 18 की बात हुई थी तो हल्द्वानी में तारादत्त गहरावाला जी ने। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन की बात करूँ तो तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी जी ने। ठीक है, 14 अधिवेशन हुआ था काशीपुर में और हरगोविंद पंत ने। ठीक है, और 5वां अधिवेशन हुआ था उधम सिंह नगर में और आपका क्या था बद्रीदत्त पांडे ने। और लास्ट अधिवेशन हुआ था गनियातौली जो कि रानीखेत में पड़ता है, बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपका परिषद अधिवेशन सारे, इसे याद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ब्रिटिश प्रशासन। ठीक है, जो ब्रिटिशर मैंने आपको बता दिया 3 मई 1815 कर्नल गार्डनर। ठीक है, वहाँ से चलते फिर जो उनकी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, जो उनके टैक्स थे, जो उनके भूमि बंदोबस्त थे। ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन। ठीक है, समाचार पत्र वही अल्मोड़ा अखबार, शक्ति। ठीक है, उसके बाद आपका वो जॉन मैकिनन द्वारा द हिल्स, और आपका बद्रीदत्त पांडे का वही शक्ति, और कब संपादक बने थे, और क्या क्या इसमें समाचार पत्र थे। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका प्रमुख शैलियाँ वन निर्माण, तो बेसिकली इसमें देखेंगे कि देखो जैसे आपको पता ही है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर और गोपीनाथ, ये सब मंदिर होते हैं, तो इनकी शैलियाँ का निर्माण भी होता है। तो ये किस किस शैली में बनी है तो वो पूछा जा सकता है। सपोज जैसे मैं आपको बोलता हूँ बद्रीनाथ, वो किस शैली में, तो आप बोलोगे मुगल शैली में। ठीक है, फिर केदारनाथ ये कत्यूरी शैली में। ठीक है, और आपका बद्रीनाथ केदारनाथ, यमुनोत्री कौन सी शैली में भी, कत्यूरी शैली में। ठीक है, और मैं बोलूँगा आपको जागेश्वर, तो ये है आपका केदार शैली में। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर बोलूँगा कि क्या बोलते उत्तराखंड और कटारमल का सूर्य मंदिर और लाखा मंडल कौन सी शैली में, तो वो आपके उत्तराखंड शैली में। तो इस तरह का पढ़ लीजिएगा आप कि क्या बोलते हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन शैली में हमारे मंदिर है। ठीक है, तो ये हो गया शैली का, कहाँ पे गया, ये यहाँ तक हो गया है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। फिर प्रसिद्ध मेले। ठीक है, आपको पता है ये चैती मेला काशीपुर में, और जो बहुत मेले हुए हैं। ठीक है, और याद रखना अपना ये उनसे ऐसे ना पूछ के ये पूछा जा रहा है क्या बोलते हैं कि कौन से गते बैसाख को लगता है मेला। ठीक है, मतलब कौन से त्यौहार में लगता है, जैसे पूर्णागिरी मेला। ठीक है, और राज्य जिला पूछ लेंगे कहाँ पे है वो मेला। ठीक है, फिर टिहरी रियासत का इतिहास। ठीक है, टिहरी रियासत में आपको पता ही है जैसे सुदर्शन शाह की कहानी स्टार्ट हो जाती है टिहरी रियासत से। ठीक है, और सुदर्शन शाह आते हैं, फिर उसके बाद भवानी शाह आते हैं, फिर आपके आते हैं प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, लास्ट में महाविंदर शाह लास्ट तक रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा। फिर अगर मैं बात करूं भूमि बंदोबस्त, हाँ टिहरी रियासत की भूमि बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा जैसे सपोज़ कि 1815 में सुदर्शन शाह को वो दे देते हैं क्या, टिहरी। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है अंग्रेज़ों को देने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी सहायता की थी, और सहायता के दौरान क्या वो शर्त रखी गई थी कि क्या बोलते हैं जितना भी हमारा खर्चा हुआ आप हमें वापस कर दो। ठीक है, जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ है। तो अगर युद्ध में खर्चा हुआ है तो
और उनके पास तो पैसे थे नहीं सुदर्शन शाह के पास, तो उन्होंने क्या किया कि क्या बोलते आधा राज्य उसको दे दिया अंग्रेजों को, आधा राजा अपने पे ले लिया, ठीक है। आधा राज्य जैसे ज़्यादा ही कहूँगा मैं कि ब्रिटिशरों के पास चला गया, ठीक है, बस उनको टिहरी मिला, ठीक है। बल्कि उनकी इच्छा थी कि मुझे टिहरी ना लेके मुझे श्रीनगर पे ही बैठने दो, ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर सुदर्शन शाह के देखो अगर मैं भूमि बंदोबस्त की बात करूँ तो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में सुदर्शन शाह ने, ठीक है। फिर सेकंड भूमि बंदोबस्त हुआ था 1860 में, जो आपका भवानी शाह में, ठीक है, लाइन वाइज चल रही है। फिर तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में सुदर्शन शाह भवानी शाह, फिर प्रताप शाह ने, ठीक है। फिर 1823, 60, 73 और फिर 1903 में क्या हुआ था कीर्ति शाह के समय। और लास्ट में हुआ था, याद रखना, टिहरी रियासत का लास्ट भूमि बंदोबस्त था आपका ये 1924 में नरेंद्र शाह के समय में, ठीक है। तो ये टिहरी रियासत की भूमि बंदोबस्त है तो कुछ, ठीक है। फिर आते हैं प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, जो हमारे फेमस पर्सनैलिटीज हुई उत्तराखंड में। सपोज मैं बात करूँ इंद्रमणि बडोनी की, ठीक है, और 24 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ था, ठीक है, अकोड़ी की ब्लॉक में, ठीक है। और इंद्रमणि बडोनी से क्या क्या संबंधित है, 24 जनवरी 1924 को हम लोक संस्कृत दिवस मनाया जाता है, हरीश रावत के समय हुई थी ये, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते खतलिंग की खोज, ठीक है, भिलंगना का उद्गम स्थल, ये सब इन्होंने खोजा था, ठीक है। और फिर बलभद्र सिंह नेगी, हाँ ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसे टिक मार लीजिए आप। जो आप आज गढ़वाल राइफल देख ले वो इन्हीं की बदौलत है, ठीक है। बहुत अच्छे सैनिक थे, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऐसे चुराते थे जैसे पूछो मत, कि मतलब दूसरे देश में जाके क्या बोलते वहाँ की सेना की कल को क्या रणनीति होने वाली है, क्या वो करने वाले, तो उनकी इंफॉर्मेशन लाते थे। बलभद्र सिंह नेगी की बात करूँ मैं तो आपको पता ही है, जैसे 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में आपका गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है, बट 4 नवंबर 1887 को इसकी ना वो कर देते, ट्रांसफ़र कर देते इसे लैंसडॉन में, जिसका पुराना नाम था कालो का डांडा, ठीक है। तो लाट सूबेदार की भी उपाधि दी गई है इन्हें रॉबर्ट्स के द्वारा, ठीक है, जेम्स रॉबर्ट्स के द्वारा, ठीक है। जेसीओ को भी बनाया गया था इनको, ठीक है। जसवंत सिंह रावत की बात करूँ मैं, जसवंत सिंह रावत की बात करूँ तो ये जो चाइना युद्ध हुआ था इसमें अकेले इन्होंने 300-250 सैनिकों को मारा था, ठीक है। इनका भी नाम बहुत मशहूर है, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी देखो क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए इंसान थे, और इन्होंने क्या बोलते अलग अलग मिशनरीज़ की स्थापना की है, ठीक है। गांधी जी ने भी इन्हें बहुत उपाधियाँ दी है, जवाहरलाल नेहरू ने भी दी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ असहयोग का वीर सैनिक, और हरगोविंद पंत जी ने जननायक कहा है, ठीक है। ये बहुत सी उपाधियाँ दी है इन्हें, ठीक है। और विक्टर मोहन जोशी को अगर मैं बात करूँ, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है क्या बोलते हैं असहयोग का वीर सैनिक, गांधी जी ने असहयोग का श्रेष्ठतम सैनिक, ठीक है। तो इस तरह से ये जन्म कहाँ पे हुआ था, और ये सब इनकी जीवन परिचय पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। गुमानी पंथ, लोकनाथ पंथ है इसका नाम, ठीक है। और टिहरी नरेश जो सुदर्शन शाह थे उनके राज्य में, उनके प्रजा में ही क्या बोलते मूरख कवि के रूप में प्रयासरत थे, ठीक है। मूरख कवि के रूप में कहा जाता है इनको, गुमानी पंथ को, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत आपको पता ही है 1887 में हमारे सपूत का जन्म होता है, और क्या बोलते सीएम रहे आपके यूपी के, ठीक है, 1957 में। और अगर मैं गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करूं तो इसमें आपको इनकी जो भी इसका रिलेटेड है, जैसा आपको पता है, आपको UKSSC क्या कर रहा है आप कि उसका जीवन परिचय पूछ रहा है, उसकी वाइफ का नाम पूछ रहा है, उसका जो उनकी फेमस बुक थी उसकी रचनाएं पूछ रहा है, ठीक है। फिर बद्रीदत्त पांडे आपको पता ही है, इसमें क्या बोलते हैं लीडर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन का इन्होंने संपादक किया था, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे 1913 में क्या बोलते हैं अल्मोड़ा अखबार को प्रकाशन किया था, 1918 में बंद हो जाता है, ठीक है। और डिप्टी कमिश्नर को लोमस के कहने पर, क्योंकि होता क्या है आपको पता ही है, क्या बोलते वो लेख लिखना शुरू कर देते हैं ब्रिटिशरों के खिलाफ, ठीक है। उससे लोमस चिढ़ जाता है और वो अल्मोड़ा अखबार जो बंद करवाता है। फिर उसके बाद अपनी प्रेस होती है इनकी, क्या बोलते देवभूमि प्रेस, ठीक है, वहाँ से निकालते शक्ति पत्र का संपादन करते, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, फिर बैरिस्टर मुकुंदलाल, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदलाल के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। और हरगोविंद पंत हो गया, तिल और रोंतली, ठीक है, कांडा युद्ध, ठीक है, सरायघाट के युद्ध में क्या बोलते, और भाई इनके माता पिता, और क्या बोलते 15 साल के में ही क्या बोलते 7 युद्ध लड़े थे, इन्हें 7 तो जीते, ठीक है। फिर राजू रजवार को ये बात पसंद नहीं आती कि एक महिला होके हमें क्या बोलते कि ये एक लेडीज़ हरा रही है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं पूर्वी न्यार में क्या बोलते हैं इनके पीछे से मतलब पीठ पीछे इनकी हत्या कर देता है वो रामू रजवार, ठीक है। फिर सिद्धदेव सुमन इंपॉर्टेंट है। सिद्धदेव सुमन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो राज्य आप देखोगे क्या बोलते हैं उत्तराखंड बनाने में इनका बहुत हाथ है। इनको जो इनकी स्टोरी है बहुत दुखद है वो। अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या बोलते हैं 3 मई 1944 को क्या बोलते हैं अनशन में बैठ जाते हैं, ठीक है। जो नरेंद्र शाह थे जो इनके टाइम पे थे जो राजा, तो वो ये थे कि क्या बोलते हैं उनका अधिकांश समय अगर मैं बोलूँ तो कभी यूरोप की यात्रा कभी मुंबई की यात्रा में ही बीतता था। और
सिरदेव सुमन बहुत अच्छे व्यक्ति थे। सारा इनका जीवन वैसे बोलूँ तो मैं ये आपका जेल में ही कटा है, ठीक है। जो अगर इनके राजा अगर बाहर देश थे, मतलब बाहरी यात्रा पे थे, तो जो इनके सैनिक थे तो वो इनसे बहुत अत्याचार करते थे। कभी इनको खाने में कुछ देते थे, कभी इनको इंसुलिन के इंजेक्शन देते थे। तो मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत कठिन रही है। और सडनली क्या होता है, 3 मई 1944 को अनशन में बैठते हैं और 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो जाता है, ठीक है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। फिर गौरा शिवानी, ठीक है। गौरा शिवानी की बात करूँ मैं, ठीक है, गौरापन शिवानी जी, ठीक है। और फिर सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जी, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को भी देख लीजिए। माधव सिंह भंडारी की स्टोरी हर कोई जानता है। अगर गढ़वाल का कोई व्यक्ति होगा तो मैं नहीं समझता कि किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। मलेथा के कुल का निर्माण किया था, ठीक है। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है बलराज सिंह नेगी के द्वारा, जो हमारे डायरेक्टर जी है उन्होंने यहाँ बनाई है, ठीक है, वो मूवी। तो कभी देखना अभी यूट्यूब में आप, कभी आपको मिले ऐसे मूवी तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और माधव सिंह भंडारी की अगर मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ है, अलग अलग जो हम किंवदंतियाँ हैं जो हमारी, चाहे हम यूट्यूब से पढ़ते हैं चाहे बुक से पढ़ते हैं, तो देखा गया है क्या बोलते हैं कि एक पहाड़ों काट कर किस तरह इन्होंने क्या बोलते हैं पानी लाए थे और क्या बोलते हैं अपने जो वहाँ के खेत है वहाँ को हरा भरा किया था इन्होंने। तो ये हमारे माधव सिंह भंडारी थे। फिर है मोलाराम, ठीक है, 1743 में जन्म होता है, 1833 तक इनका जीवन रहता है, ठीक है। उत्तराखंड में अगर मैं क्या बोलते हैं कला का स्वर्णकाल बोलूँ तो यही बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे आप जानते होंगे क्या बोलते हैं जो हमारे पहले चित्रकार थे, ठीक है, जब पृथ्वीपति शाह का समय था तो उस टाइम क्या होता है कि विजयचंद कुमाऊं में शासक कर रहा होता है। पृथ्वीपति शाह गढ़वाल में है और विजयचंद है कुमाऊं में। तो उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं जो विजयचंद होता है उनके 3 सेनापति होते हैं, विनायक भट्ट, पीरू गोसाई और एक और होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि ना जो विजयचंद होता है उसका पुत्र होता है उसका पुत्र होता है त्रिमलचंद, उसका पुत्र मेरे ख्याल से विनायक भट्ट होता है, ठीक है। विनायक भट्ट होता है। तो क्या होता है क्या बोलते हैं कि वो ना उसके पिता को जहर दे, विजयचंद को जहर दे देते हैं। और क्या बोलते हैं उसमें क्या होता है कि जहर देने के बाद वो जो उसका पुत्र होता है वो वहाँ चले जाता है, भाग जाता है, ठीक है। और पुत्र के भाग जाने पर पृथ्वीपति शाह उसको दोबारा वहाँ का राजा बनाता है कुमाऊँ का, और कुमाऊँ का त्रिमलचंद को, और राजा बनाने के बाद वो वहाँ से बिल्कुल मतलब तरीके से शासन कर रहा होता है, ठीक है। तो याद रखना फिर उसके समय पे सुलेमान शिको के समय पे 2 आदमी आए थे, अपने साथ लेके आया था वो, उनका नाम था श्यामदास और हरदास। वहाँ चित्रकला का दौर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह था ये। तो मोलाराम को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर और उत्तराखंड में जितनी जल विद्युत परियोजना, चाहे कोटली भेल परियोजना, अलकनंदा, ठीक है, विष्णुगाड़ परियोजना, आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, तो ये सब है। आज मैंने आपको सिलेबस दिया है। अगर आई होप यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी डीप है और इस पर आपको पढ़ना है, इसमें काफ़ी फोकस बनाना है आपने, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा आज। और मैं कल कोशिश करूँगा क्या बोलते कि जो हमारा बाकी पोर्शन बच गया 40 मार्क्स का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, नेशनल प्लस इंटरनेशनल और वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका कंप्यूटर रीजनिंग, तो वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, और कल मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है। थैंक यू।